हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 6 प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और दृष्टि आईएएस के जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें से लिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की घोषणा द्वारा बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो ये बात गलत है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। हाँ, ये बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष का होता नहीं, 65 साल की आयु तक होता है। ये प्रावधान है, ना कि 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका 6 वर्ष की आयु तक, या 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो इसमें कथन 2 सही हैं, बाकी दोनों कथन गलत हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा डी वाला सही है। अब इसकी व्याख्या पाते हैं हम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की घोषणा ने कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता में स्थापित हुआ था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय को पूरी शक्ति और अधिकार के साथ अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित किया। तो अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित किया, पूरी शक्ति अधिकार दिए गए, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसे किसी भी अपराध के लिए सभी शिकायतों को सुनने, उनका निर्धारण करने तथा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसी भी मुकदमे या कार्रवाई को सुनने और उसे निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया था। मद्रास और बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमशः 1800 और 1823 में की गई थी। इसे देखें, मद्रास और बॉम्बे में अलग से सर्वोच्च न्यायालय बनाए गए थे। किंग जॉर्ज तृतीय ने 1800 में मद्रास में और 1823 में बॉम्बे में, तो 1800 मद्रास, 1823 बॉम्बे में किंग जॉर्ज तृतीय ने सर्वोच्च न्यायालय बनाया था। तो 1773 में सर्वोच्च न्यायालय बना था कलकत्ता वाला रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और सन 1800 में किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में और 1823 में बम्बई में, या बॉम्बे हम कह लें, में सर्वोच्च न्यायालय बनवाया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। तो ये बात कहा गया है अनुच्छेद 141 में। अनुच्छेद 141 में, अच्छा, कुछ पुराने आर्टिकल ध्यान कर लें। आर्टिकल 93 से लेकर के 97 तक कहा गया है स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके बारे में। अनुच्छेद 122 में कहा गया है कि संसद की किसी कार्यवाही के बारे में न्यायालय में बात नहीं की जा सकती है। तो ये 122 में कहा गया है। अनुच्छेद 141 जो है उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। तो ये बात कहा गया आर्टिकल 141 में। फिर से देखें, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, अनुच्छेद 141 कहता है। इसके पहले हम देखें 1800 में मद्रास में और 1823 में बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय बनाए थे किंग जॉर्ज तृतीय ने। इसमें संविधान के प्रावधानों और योजना के विपरीत विधायी और कार्यवाही को रद्द करने की, इसमें संविधान के प्रावधानों और योजना के विपरीत विधायी और कार्यकारी कार्यवाही को रद्द करने की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण या संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है ना। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 प्रावधान हैं। प्रावधान क्या है कार्यकाल से संबंधित? तो न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण कर सकता है। उसकी आयु के संबंध में कोई भी प्रश्न ऐसे प्राधिकरण द्वारा और विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसे संसद ने निर्धारित किया है।
वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे सकता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर पद से हटाया जा सकता है। तो 3 तरीके से, एक तो उम्र हो जाए 65 साल तो हट ही जाएगा खुद ही, दूसरा राष्ट्रपति को वो त्यागपत्र दे दे, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश वगैरह हैं ये सब अपना त्यागपत्र, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को, और उसे राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर पद से हटाया जा सकता है। तो ये रहा इस प्रश्न का डिस्कशन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद तीनों कथनों पर विचार करना है, फिर बताना है कि उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक को बेहतर रूप से वर्णित करते हैं। पहला कथन है, दलदली जगहों की सतह पर पाए जाने के कारण इसे मार्श गैस भी कहा जाता है। मार्श गैस पता है सबको, बच्चे बच्चे को पता है, मीथेन गैस को कहा जाता है मार्श गैस। केवल पहले कथन के आधार पर ही हम सही उत्तर पा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बाकी दोनों कथन भी पढ़ लेते हैं। इसके अपूर्ण दहन से कार्बन ब्लैक उत्सर्जित होता है। कार्बन ब्लैक उत्सर्जित होता है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल टायरों के लिए उपयोग किए जाने वाले रबर में एक प्रबल एजेंट के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। यह वायुमंडल के सतही स्तर पर ओजोन निर्माण हेतु जिम्मेदार है। तो ये तीनों बातें मैच करती हैं मीथेन के संदर्भ में। इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। मीथेन, मीथेन सबसे सरल, मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु यानी कि CH4 होते हैं। CH4 मतलब केंद्र में C होता है, बाकी इसके चारों जो वो हैं खाने उसमें एक एक हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। इस प्रकार से ये CH4 बन जाता है। तो एकदम सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु होता है और 4 हाइड्रोजन परमाणु इसमें पाए जाते हैं। यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। तो यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी माना जाता है। मीथेन की मात्रा बहुत कम है, लेकिन इसकी जो जलवायु मतलब वैश्विक ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग में इसका प्रतिशतता बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है। मतलब मीथेन की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन इसका प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा होता है। फिर यह ज्वलनशील गैस है तथा वैश्विक स्तर पर इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह दलदली जगहों की सतह पर पाई जाती है। प्रमुख उपयोग, यह हाइड्रोजन और कुछ कार्बनिक रसायनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह हाइड्रोजन और कुछ कार्बनिक रसायनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उच्च तापमान पर वाष्प के साथ यानी कि H2O, तो CH4 अगर है तो वो H2O के साथ में क्रिया करके क्या करेगा, तो उच्च तापमान पर वाष्प के साथ अभिक्रिया कराने पर इससे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO निकल जाता है। यहाँ से C हो गया और यहाँ से O निकल गया, तो बचा क्या H4 और हाइड्रोजन उत्पन्न होती है यानी कि 6 हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 6H ये उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, हमें हाइड्रोजन की प्राप्ति हो जाती है और इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन का उपयोग उर्वरकों और विस्फोटकों हेतु अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं, उर्वरकों और विस्फोटकों हेतु अमोनिया के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। मीथेन के आगे हम देखें, नीचे है, मीथेन के अपूर्ण दहन से
कार्बन ब्लैक उत्सर्जित होता है, जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल टायरों के लिए उपयोग किए जाने वाले रबर में एक प्रबल एजेंट के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। मीथेन का पर्यावरणीय प्रभाव। यह कार्बन की तुलना में 84 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो मीथेन जो है कार्बन की तुलना में 84 गुना अधिक शक्तिशाली है और विखंडित होने के बाद वायुमंडल में अधिक समय तक नहीं रहता है। इसका यह गुण इसे अन्य ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की दिशा में कार्य करते रहने के साथ ग्लोबल वार्मिंग को और अधिक तेजी से कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाता है। यह वायुमंडल के सतही स्तर पर ओजोन के निर्माण हेतु जिम्मेदार है, जो कि एक खतरनाक वायु प्रदूषक है। तो यह व्याख्या। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में संदर्भित किया गया था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 32 है, उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार, जो उसमें ऑप्शन में था स्वतंत्रता का अधिकार, वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, तो 19 से 22 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों को संदर्भित करता है। इन अधिकारों का उद्देश्य लोगों के मध्य असमानताओं को दूर करने और सभी को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने हेतु स्वतंत्र भारत में संविधान की प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता के आदर्शों को बढ़ावा देना है। भारत के नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन एनफोर्समेंट की मांग करने का अधिकार है। इस अधिकार को संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक, है ना, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ऑप्शन में था, तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, दो आर्टिकल अनुच्छेद 29, 30, ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत शामिल हैं। अनुच्छेद 29 का उद्देश्य अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करना है। अल्पसंख्यक वर्गों को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी पसंद के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। फिर से देखें, 29 में क्या है? अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करना। और 30 में क्या है? अपनी पसंद के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। फिर समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 संविधान के अनुसार भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की हैसियत या प्रतिष्ठा के विपरीत सभी पर समान रूप से कानून लागू होते हैं। तो ये है इसकी व्याख्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। एक, दो, चार, पाँच, छः, इसमें सही आंसर ये वाला है, यानी 1, 2, 3, 3 नहीं है, 4, 5, 6, 3 वाला नहीं है, बाकी सारे के सारे इसमें सही हैं। तो प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए थे? संविधान पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, स्वतः लागू हो गए थे। उसमें से एक नागरिकता है, निर्वाचन तीसरा वाला नहीं हुआ था, अस्थायी और परिवर्तनशील प्रावधान, संक्षिप्त शीर्षक अंतरिम संसद। तो 5 चीजें लागू हो गई थी: नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी और परिवर्तनशील प्रावधान, संक्षिप्त शीर्षक, अंतरिम संसद। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये सब लागू नहीं हुआ था। अब हम इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लें, छोटी सी व्याख्या है क्वेश्चन नंबर 18 की।
संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ प्रावधान नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और परिवर्तनशील प्रावधान तथा संक्षिप्त शीर्षक से संबंधित अनुच्छेद लागू हो गए थे। आर्टिकल की बात करें तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60 राष्ट्रपति का शपथ वाला, 324, 366, 367, 379, 380, 88, 91, 92, 93 ये स्वतः ही लागू हो गए थे। संविधान के शेष प्रावधान प्रमुख भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बताना है कौन से कथन कौन सा या से सही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा की गई थी, सही बात है। वर्ष 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बैठक प्रतिवर्ष जेनेवा में होती है, सही बात है। तीनों कथन सही हैं। इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। उन्नीसवें का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। भैया ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। तो ILO में 187 सदस्य देश हैं। ऐसे ही अगर देखें UNO में है 193, विश्व बैंक में है 189, ऐसे OPEC में है 13 सदस्य और OPEC प्लस में 13 और कुछ और उसके सहायक कंट्री हैं। आसियान में 10 हैं, सार्क में 8 हैं और जो SCO है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसमें शायद 7 की 8 उसमें भी हैं, ऐसे करके। तो ILO में 187 हैं और 2 और जोड़ दें तो विश्व बैंक में है 189। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में 187 सदस्य देश हैं और वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। तो ILO की स्थापना हुआ था 1919 में। किस संधि के थ्रू? तो वर्साई की संधि के थ्रू हुआ था। और यह संयुक्त राष्ट्र या राष्ट्र संघ, उस समय बना था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। तो राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। विभिन्न वर्गों के बीच शांति को प्रोत्साहित करने, कामगारों के लिए गरिमापूर्ण कार्य तथा न्याय की दिशा में कार्य करने और विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के कारण वर्ष 1969 में इस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ILO को नोबेल शांति पुरस्कार किस साल मिला था? 1969 में मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था ILO को 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और ILO की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है। प्रतिवर्ष इसकी बैठक जिनेवा में होती है। तो ILO की प्रतिवर्ष बैठक कहाँ होती है? जिनेवा में होती है। इसे अक्सर श्रम की अंतर्राष्ट्रीय संसद के रूप में जाना जाता है। तो ये रहा इसका डिस्कशन। अब क्वेश्चन नंबर आखिरी देख लें, 20वां यहाँ पर है। इसमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही है बताना है। रेट के संदर्भ में, अच्छा रेट की बात हम करें तो रेट कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से है। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन, रेट
कानून बनाने की प्रक्रिया और स्पीकर का पद और उसकी भूमिका, ये लिया गया है ब्रिटेन की संविधान से। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, इसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कनाडा से लिया गया है केंद्र की संघीय प्रणाली का कनाडियन जो मॉडल है वो कनाडा से लिया गया है। मतलब भारत की जो संघीय प्रणाली है वो कनाडा के मॉडल से लिया गया है। और मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचा, ये जो मॉडल है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अंतरिम जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, कनाडा से लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, कनाडा से लिया गया है। और बात करें फ्रांस से, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये लिया गया है। तो ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ये 4 हो गए। तो रिट जो है वो ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। तो रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, गलत है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकती है, ये बात है आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है वो रिट जारी कर सकती है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। तो पहला विकल्प इसमें गलत है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस जिसे कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा केवल लोक प्राधिकारी के खिलाफ जारी की जा सकती है। तो ये बात भी गलत है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रिट होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। रिटें या रिट्स जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए दिशा निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है। ये रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामस, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्सियरी और अधिकार परीक्षा को वारंटो हो सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निजी और लोक प्राधिकारी दोनों, केवल लोक प्राधिकारी नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, निजी और लोक प्राधिकारी दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। तो ये रहा इस पूरे प्रश्न का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।